लिखो, स्टार्ट कर दिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डेफिनेशन लिखो। द ऑर्डरली distribution of the EM waves in accordance ऐसा लिखो, in accordance with their wavelengths, or frequency into distinct groups having widely widely different properties is called electromagnetic spectrum. Having widely different properties is called electromagnetic spectrum. ठीक है, तो EM वेव की EM वेव्स जो होते हैं एक बहुत बड़ी रेंज है। EM वेव्स बहुत बड़ी रेंज में होते हैं, पर कुछ निश्चित रेंज के बीच में, मान लो यहाँ से यहाँ तक रेंज है आपकी EM वेव्स की, तो थोड़े थोड़े अंतराल के बाद इतने वाली रेंज जो है वो एक तरह की प्रॉपर्टी दिखाएगी, दूसरी रेंज जो है यहाँ से यहाँ तक की रेंज की जो EM वेव है वो अलग तरह की प्रॉपर्टी दिखाएगी, यहाँ से यहाँ तक की रेंज वाले जो EM वेव्स हैं वो अलग तरह की प्रॉपर्टी दिखाएगी, यहाँ से यहाँ तक की जो EM वेव्स है वो अलग तरह की प्रॉपर्टी दिखाएगी, ये अलग तरह की प्रॉपर्टी दिखाएगी, ये वाली रेंज वाले अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी दिखाएगी। तो इनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड करती है ना। और जब देखा गया तो अगर हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं EM वेव्स में, ये वाली EM वेव यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो उसमें मान लो फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है और वेवलेंथ घटती जा रही है, ये होगा, फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी, वेवलेंथ घटती जाएगी, क्योंकि एनर्जी ऑफ EM वेव क्या होता है, लिखवाया था फॉर्मूला। EM वेव में कितनी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होती है एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होती है एनर्जी, और वो जो एनर्जी होती है वो होती है H इंटू फ्रिक्वेंसी। H क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। H क्या है आपका, प्लैंक्स कांस्टेंट। एक कांस्टेंट है जिसका नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट के नाम से, प्लैंक्स के नाम से कांस्टेंट का नाम, इस कांस्टेंट का नाम है प्लैंक्स के नाम से। ठीक है, इस H की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये होती है H की वैल्यू। कई बार इसको 6.63 लिख लेते हैं। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ EM वेव इक्वल टू ये कांस्टेंट जिसकी वैल्यू ये है इनटू फ्रीक्वेंसी, या इसको कई बार फ्रीक्वेंसी ऐसे लिखता है, कई बार फ्रीक्वेंसी F ना लिख के ऐसे लिख लेते हैं म्यू। जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी EM वेव की वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ेगी। ठीक है, हम जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हम जो EM वेव प्रोड्यूस करते हैं वो अधिकतर लो फ्रीक्वेंसी वाली होती है, कम एनर्जी वाली होती है, और जितनी ज्यादा एनर्जी होती जाएगी उतनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती जाएगी, और जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती जाएगी उतनी ज्यादा एनर्जी होती जाएगी। तो ये जो रेंज में बांटा है हमने, सबसे कम एनर्जी
फिर बढ़, ऐसा नहीं कंटिन्यूस बढ़ रही है एनर्जी, उससे अगली ही जो ईएम वेव है वो उससे ज़्यादा एनर्जी वाली, उससे अगली ईएम वेव है उससे ज़्यादा एनर्जी वाली, तो ऐसे कंटिन्यूस ज़्यादा एनर्जी बढ़ती जा रही है। लेकिन देखा गया कि यहाँ से यहाँ तक जो ग्रुप है वो एक तरह की प्रॉपर्टी दिखाता है, सेम तरह की प्रॉपर्टी दिखाता है, उनका नाम रख दिया, मान लो रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स, रेडियो ईएम वेव्स, है ना। फिर अगली जो एनर्जी है यहाँ से यहाँ तक, उसको नाम रख दिया माइक्रोवेव्स, उनका क्या नाम रख दिया, माइक्रोवेव्स। अगले वाले का नाम रख दिया इंफ्रारेड, इंफ्रारेड नाम रख दिया। अगली वाली छोटी सी रेंज है जो, इसका नाम रख दिया विजिबल, विजिबल क्योंकि हमारे आंखों के लिए सेंसिटिव है, हमें दिखती है वाली ईएम वेव, इससे पहले वाली ईएम वेव नहीं दिखती, इससे बाद वाली ईएम वेव नहीं दिखती, सिर्फ ये वाली ईएम वेव दिखती है। भाई मोबाइल फोन से सिग्नल निकलते हैं, क्या दिखते हैं, नहीं दिखते, तो ये हमारे आंखों के लिए सेंसिटिव नहीं है ये वाली वेव्स, रेडियो वेव्स, लेकिन ये वाली ईएम वेव हमारे आंखों के लिए सेंसिटिव है। इंफ्रारेड जो है हमारे शरीर से इंफ्रारेड रेज निकलती हैं, हमारे शरीर के अंदर से ये वाली ईएम वेव्स निकलती है इंफ्रारेड, अरे गर्मी निकलती है हमारे शरीर से तो इंफ्रारेड ये, लेकिन वो हमारी आंखें तो नहीं देख पाते इंफ्रारेड को, लेकिन वो जो थर्मल कैमरे होते हैं वो कैप्चर कर लेते हैं इनको, इन वाले उसको, है ना। थर्मल कैमरे में देखा होगा कभी थर्मल इमेजेस, तो इस तरह की वो रहती है। इसके बाद आती है अगली जो वेव्स आती हैं, रेज आती हैं, वो होती है एक्सरेज। अगली वाली कौन सी होती है, एक्सरेज, है ना, सॉरी यूवी रेज होती है, अगली होती है यूवी रेज, ये भी हमें नहीं दिखती और ये भी ईएम वेव्स हैं, और ये ज़्यादा एनर्जी की, इंफ्रारेड से ज़्यादा एनर्जी विजिबल की होती है, विजिबल से ज़्यादा एनर्जी यूवी की। उससे अगली वाली जो है एक्सरेज होती है, ये और ज़्यादा एनर्जी वाली होती है, और जो हमारे सिलेबस में जहाँ तक है वो है गामा रेज तक, तो गामा, ये गामा सिंबल है, ये ऐसा पूछना है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी वाली कौन सी है, गामा रेज है, ये आपके न्यूक्लियर रिएक्शंस में निकलती है, परमाणु विस्फोट हो गया तो गामा रेज निकलेंगे, वहां पे इतनी हाई एनर्जी निकलती है तो वहां पे गामा रेज के फॉर्म में ईएम वेव्स निकलेंगी, ठीक है। सन से जो, सन में तो चलो यूवी रेज बनती है, सन में इंफ्रारेड होती है, सन में विजिबल होती है, गामा भी होती होगी क्योंकि वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शंस हो रही है, तो गामा भी होती होगी। और हाइड्रोजन बम हो गया शौक पूरा, हाइड्रोजन बम हो गया या फिर कहीं हो गया न्यूक्लियर रिएक्शन, गामा रेज। तो जो हम न्यूक्लियर रिएक्शन से जो बिजली बना रहे हैं उसमें भी गामा रेज निकलती है, तो गामा रेज से एनर्जी बनती है। तो देखा गया तो यहाँ से यहाँ तक हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जो ऑर्डर बनाया गया वो कैसे बनाया गया, बढ़ती हुई एनर्जी का बनाया गया। यहाँ से यहाँ एनर्जी इंक्रीज हो रही है, एनर्जी क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है। इसकी सबसे कम फ्रिक्वेंसी माइक्रोवेव की, और ज्यादा फ्रिक्वेंसी इंफ्रारेड की, और ज्यादा फ्रिक्वेंसी, ये इस तरह से। और यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, हमें पता है फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ से फ्रिक्वेंसी आ जाएगी c अपॉन लैम्डा, तो फ्रिक्वेंसी की जगह रख दो h c अपॉन लैम्डा। अब देखो जैसे जैसे यहाँ आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही है, h तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट है ना, स्पीड ऑफ ईएम वेव, स्पीड ऑफ ईएम वेव भी क्या है, कांस्टेंट है, तो एनर्जी ऑफ वेवलेंथ क्या है, इनवर्सली, मतलब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही है वैसे वैसे वेवलेंथ कम हो रही है, तो जैसे जैसे यहाँ जाएंगे वेवलेंथ डिक्रीज करेगी, वेवलेंथ सबसे बड़ी वेवलेंथ होगी रेडियो वेव्स की, बहुत बड़ी बड़ी वेवलेंथ, मीटर्स में होती है वेवलेंथ, इतनी बड़ी होती है, और गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होगी, गामा रेज की वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो इनको ऑर्डर में लगा दिया हमने, किस ऑर्डर में लगा दिया, बढ़ती हुई एनर्जी के ऑर्डर में लगा दिया, इनको बढ़ती हुई फ्रिक्वेंसी के ऑर्डर में लगा दिया, इनको घटती हुई वेवलेंथ के ऑर्डर में लगा दिया। तो एक पर्टिकुलर रेंज होती है, उस रेंज की वेव्स एक तरह की प्रॉपर्टी दिखाती हैं तो उनको रेडियो वेव्स बोलते हैं, उससे आगे वाली रेंज एक अलग तरह की प्रॉपर्टी दिखाती है, उनको माइक्रोवेव्स बोलते हैं।
उससे आगे वाली रेंज अलग तरह की प्रॉपर्टी दिखाती है, उनको इंफ्रारेड बोलते हैं। उससे अलग वाली रेंज अलग तरह की प्रॉपर्टी है, उनको विजुअल बोलते हैं, एंड सो ऑन। तो ये जो हमने ऑर्डर में लगाया है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, और या फिर इनकी वेवलेंथ को अलग अलग उसमें लगा दिया, तो इसी ऑर्डर को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो क्या लिखा है तुमने लिखा द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ईएम वेव इन अकॉर्डेंस विद देयर वेवलेंथ। तो अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा है इसका, सबसे कम वेव, सबसे ज्यादा वेवलेंथ पहले, फिर कम वेवलेंथ, फिर कम वेवलेंथ, ऐसे। या फिर फ्रीक्वेंसी के उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करा है, सबसे कम फ्रीक्वेंसी पहले, फिर बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी में। तो जो ये ऑर्डर करा है, जो हमने डिस्ट्रीब्यूशन करा है ऑर्डरली, सबसे कम फिर ज्यादा ज्यादा, ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन करा है अलग अलग ग्रुप में, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप, ये ग्रुप। और ये बताया गया कि इन जो अलग अलग ग्रुप हैं, इन ग्रुप की बिल्कुल अलग अलग प्रॉपर्टी है। रेडियो वेव्स अलग तरह की प्रॉपर्टी शो करेगा, माइक्रोवेव अलग तरह की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो इस पूरे उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। लिख लो इसको लिख लो। फिर इसके बाद इसके जो भी हैं थ्योरेटिकल टॉपिक सारे लिखवा देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो चल रहा है। नहीं, अब तो सिलेबस कराऊंगा। ये मैम कह रही थी। क्या कह रही थी? आपको समझ क्या है? हाँ तो फिर क्या कह रही? टेस्ट लेना है। अच्छा। हाँ तो फिर पूरे महीने में लेना है ना। तो अभी कहाँ महीना पूरा हो गया? एक तो ले लिया गैल्वेनोमीटर का, एक केमिस्ट्री की नोटबुक चेक रही थी। मेरी भी नहीं है, फिजिक्स की भी। हाँ, पर सब ने ऐसे कर रखा था कि लास्ट में साइन कर रहे थे, तुम टिक कर लेना। हाँ, सेम सीन रहता है सबका। हाँ फिर मैम कहे किसी ने टिक नहीं लगा, गला पर साइन हो रहा है। हाँ कर लेना। फिर सर तुमसे कह रहे होंगे तुमने अभी तक टिक नहीं करा। हर किसी का ही रहता है, लास्ट में कर देते हैं खुद टिक कर। हाँ नहीं करता ना कोई भी। तुम्हारे तो वैसे इतने बच्चे हैं, 70 बच्चे, तुम्हारे तो कहाँ से कोई करेगा, है ना। करने बैठ गया 2 पीरियड चेक करने, और क्या, इतना कहाँ टाइम।
70 बच्चे एक क्लास में बैठते हैं तुम्हारे में? तुम्हारे तो भाई साहब वो मचा रखा पूरा, है ना। सीबीएसई रूल कहता है 40 से ज्यादा नहीं बैठ सकते, तुम्हारे 70 बैठा देते एक साथ। पूरा वो बना रखा है कोचिंग। फिर सर के पास क्या वो माइक है वो वाला? यहाँ पे वो माइक। इतनी बड़ी तो क्लास भी नहीं है। हाँ तू भी तो गया है 2 दिन 3 दिन, कितने दिन गया है? अच्छा मिला के। हाँ ठीक है, तो ये हो गए, मिटा दें। अब इनकी रेंज लिख लेते हैं जो याद करनी है आपको। मुझे तो आज तक याद हुई नहीं, तुम याद कर लेना, बस कुछ दिन के लिए याद रहती है फिर भूल जाते हैं। मुझे इस तरह से याद है थोड़ी बहुत, अगर याद है तो टाइप ऑफ वेव है, वेवलेंथ रेंज। तो सबसे पहले है रेडियो वेव, फिर है माइक्रो, माइक्रोवेव वाला, माइक्रो सिंबल होता है ना 10⁻⁻⁶। माइक्रोवेव, पेटीज गर्म कर दे। वही तो माइक्रोवेव। कैसे भाई, क्या चेक कर रहा है इसका? पता नहीं सर, दोनों लेवल बड़े थे हैं कि कितने बॉडी बॉडी बन गए हैं? इंफ्रारेड, लाइट, अल्ट्रावायलेट, नेक्स्ट इज एक्स रेज, और नेक्स्ट इज गामा। मैं गामा ही लिख देता हूँ पूरा। ठीक है, रेडियो वेव्स है 0.1 मीटर से ज्यादा। देख मीटर्स में होते हैं ना वेव, 0.1 मीटर से ज्यादा। माइक्रोवेव है 0.1 मीटर से लेकर 1 मिलीमीटर तक। उल्टा लिखना चाहिए। एक्चुअली वेवलेंथ घटती जा रही है ना, जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं। मैंने बताया था ना गामा रेस की वेवलेंथ सबसे कम होती है, रेडियो वेव की मीटर्स में होती है। तो वेवलेंथ घटती जा रही है, फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है और एनर्जी बढ़ती जा रही है। तो वेवलेंथ घटती जा रही है 0.1 से 1 मिलीमीटर। इसके बाद लाइट रेस, लाइट रेस का तो तुमने पढ़ा है, नहीं लाइट रेस नहीं, इंफ्रारेड। लाइट रेस का पढ़ा है, याद करो। लाइट रेस 10th में पढ़ा होगा। लाइट रेज होता है विबग्योर। अरे 7 कलर्स। विबग्योर में बताओ तुम, आर ऊपर रखें या फिर वॉयलेट, कौन सा पहले रखें? भी ऊपर रहेगा। एक्चुअली देखो अल्ट्रा वॉयलेट है ना, तो बी यहाँ रखेंगे, और ऊपर क्या रेड है तो आर यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो रेड यहाँ रखेंगे, तो क्या बन गया? रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है और वॉयलेट की कम होती है, और दिख भी रहा है। इंफ्रारेड इसकी वेवलेंथ ज्यादा है, अल्ट्रा वॉयलेट की वेवलेंथ कम है। रेड की एनर्जी कम है और वॉयलेट की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमें याद है, हमें याद है इसका कि भाई 700 नैनोमीटर होता है ये, और ये होता है 400 नैनोमीटर। तो हमें समझ आ रहा है 700 से 400 लाइट, लाइट हो गया 700 से 400। माइक्रोवेव हो गया 1 मिलीमीटर तक। अब घटेगा तो इंफ्रारेड घटेगा 1 मिलीमीटर से 700 तक। अरे देखो मैं क्या कह रहा हूँ याद करने के लिए, यहाँ पे ये तो ठीक है 0.1 मीटर से जाता है, 0.1 से 1 मिलीमीटर हो गया। ये 700 से स्टार्ट हुआ 400 तक, घट रही है, घटती जाए। तो बीच में क्या आएगा यहाँ पर?
1 से 700 नैनोमीटर है ना, बहुत बड़ी रेंज है। मिलीमीटर 10 की पावर -3 और ये 10 की पावर -6, 10 की पावर 6 की रेंज है ना। ये कुछ भी रेंज नहीं, छोटी सी रेंज है, पतली सी। अल्ट्रावायलेट देखो, अल्ट्रावायलेट की रेंज आती है 400 नैनोमीटर से, यहाँ से 1 नैनोमीटर, आसान। 1 नैनोमीटर छोटी रेंज है, कोई ज़्यादा बड़ी रेंज है। इसके बाद आता है एक्सरेज, 1 नैनोमीटर से 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर, पिकोमीटर कितना होता है? 10 की पावर -12, यानी 10 की पावर -9 और 10 की पावर -3, -9 -3 -12 है ना, 1 पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर, इसको कई बार बुक में ऐसे लिख देते हैं, पिकोमीटर ना लिख के क्या लिख देते हैं, 10 की पावर -3 नैनोमीटर। अरे 10 की पावर -3 नैनोमीटर क्या है? 3 नैनोमीटर क्या है? 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -9 मीटर, 10 की पावर -12 मीटर। ये हो गए? अरे बोलो। यस सर। और गामा रेज अब ऑफ कोर्स सबसे छोटी वो है ये वेवलेंथ, तो इससे भी छोटी हो जाएगी, इससे भी छोटी, ये इससे बड़ी है, ये इससे छोटी है, इससे छोटी, 10 के पावर -3 नैनोमीटर, ये रेंज हो गई। तो बस ये 0.1 मीटर से ज़्यादा, ये 0.1 मीटर से 1 मिलीमीटर, ये 1 मिलीमीटर से 700, 700 से 400, 400 से 1, 1 से 10 की पावर -3 और 10 की पावर -3 से स्मॉल है, हो गए। ठीक है, इस तरह से ये वेवलेंथ रेंज आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी रेंज लिख लेते हैं, फ्रीक्वेंसी रेंज। अच्छा, इन्होंने क्या लिख रखी है ये भी देख लेते हैं। ये है 10 0.1 से ज़्यादा, सही है, हाँ वही है। फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रीक्वेंसी रेंज एक थोड़ी कैलकुलेशन भी करना। फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई स्पीड क्या होनी चाहिए, सॉरी फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई वेवलेंथ क्या होनी चाहिए, सी के बराबर होनी चाहिए, है ना। तो ऐसा करना, तो अगर ये 0.1 है तो ये कितना होगा? अरे फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो सी अपॉन लैम्डा, 3 × 10⁸ अपॉन 0.1 हो जाएगा 10, 3 × 10⁹ हाँ 3 × 10⁹ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अच्छा, इसमें पूरी रेंज दी हुई है, इसमें 0.1 से ज़्यादा है ये नहीं लिखा हुआ। 3 × 10⁹ को लगभग लगभग लिख रखा है 10 की पावर 10। बुक देखा ना, बुक में तो मेरे हिसाब से है भी नहीं रेंज, फ्रीक्वेंसी रेंज। अभी कहता हूँ इससे चैट जीपीटी से, ये निकाल के देगा, देखना। क्या कह रहा है? ये पार्ट 1 है, मैंने चैप्टर पार्ट 1। हाँ दे दी ना, चैट जीपीटी ने दे दी। पार्ट 1 3 × 10⁹ हर्ट्ज से कम, चेक करना, से 3 × 10⁻11। क्या देखना है? नहीं कुछ नहीं देखना, आ गया। 3 × 10⁻11 से 4.3 × 10 की पावर 14। तुम देख रहे हो क्या जबरदस्त रेंज आ रही है फ्रीक्वेंसी की। 4.3 × 10⁻14 से
7.5 इंटू 10^14 हर्ट्स। मेरा बहुत टाइम से ये करने का था कि चेक करूं कि ये और ये मैच हो रहे नहीं हो रहे। सुने एक मिनट। इसके बाद फ्रीक्वेंसी इनके बाद कुछ और नहीं होगा साइड में। नहीं, और ये वाला जो है, ये वाला यहाँ पर, ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ग्रेटर देन 3 इंटू 10^20 हर्ट्स। ये रेंज वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये रेंज दे दी, आ सकता फ्रीक्वेंसी बताओ कौन से वो है माइक्रोवेव के। HVAC रियल में तो निकाल सकते हो, कोई सा भी एक निकाल लो। चलो ये वाला निकाल लेते हैं, लाइट वाला। लाइट की वेवलेंथ कितनी है? 700 नैनोमीटर। तो इस 700 नैनोमीटर की करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, निकालो जरा। और 400 नैनोमीटर की करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी क्या रहेगी, निकालो। अरे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ये लगेगा ना, यहाँ से निकाल दो। फ्रिक्वेंसी निकालनी है, वेवलेंथ दी हुई है, ये रही वेवलेंथ, ये वेवलेंथ, करो।
नैनो सर माइनस शेयर कर दो। नैनो होता है -9, कितना आसान है, नैनो नो। कितना मैच कर रहा है। स्कोर प्लस नो दे रहा 7.5 ये कैश पावर सही है। फ्रिक्वेंसी ऐसे पलट गई, रेस के करस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी इसी जगह ना आके दूसरी जगह गई है, और इसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रिक्वेंसी वो यहाँ आई है ना। क्यों? क्योंकि वो अलग है, पैटर्न अलग है। यहाँ पे है बढ़ते हुए, उसमें वेवलेंथ घटते हुए, और यहाँ है बढ़ते हुए फ्रिक्वेंसी, तो इसलिए उल्टा आ रहा है। जैसे यहाँ पे ग्रेटर देन है, यहाँ देखो स्मॉलर देन, इस तरह से। तो रेडियो वेव्स की फ्रिक्वेंसी 10⁻⁹। हमने जो फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करी थी वो ज़्यादा से ज़्यादा 10⁻11 करी थी। जो उसमें क्वेश्चन था ना, येलो लाइट क्यों प्रोड्यूस नहीं कर पाए थे, येलो लाइट की फ्रिक्वेंसी देख कहाँ, ये रही येलो लाइट, तो लगभग 10⁻14-15 तक आ रही है इसकी फ्रिक्वेंसी, 10⁻14 तक आ रही है फ्रिक्वेंसी येलो लाइट की। हम प्रोड्यूस कर पा रहे 10⁻11 तक। ये देखो गामा रेज की फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, ग्रेटर देन 10⁻20, है ना, इससे भी ज़्यादा। तो ये है भाई रेंज, याद कर लेना इसको। अरे निकल जाएगा ये वाला, है ना, ये फॉर्मूला लगाना, फ्रिक्वेंसी इनटू वेवलेंथ इक्वल स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। अब आ जाते हैं अलग अलग पे। सबसे पहले रेडियो वेव्स, फिर माइक्रो, फिर इंफ्रारेड, फिर लाइट, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरेज, फिर गामा रेज। अलग अलग टॉपिक पे इनका, इनकी यूजेस, इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, प्रोडक्शन वगैरह से इतने क्वेश्चन नहीं आते, मोस्टली क्वेश्चन आते हैं यूजेस से, मोस्टली क्वेश्चन यूजेस से आते हैं। फिर ये चैप्टर खत्म। तो सबसे पहले कौन सी थी, रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की वेवलेंथ 0.1 मीटर से ज़्यादा। फिर अगली कौन सी थी, माइक्रो, वो थी 0.1 से 1 मिलीमीटर। फिर थी इंफ्रारेड, वो थी 1 मिलीमीटर से 700। फिर थी विजिबल 700 से 400। मैं कहता हूँ याद हो जाता है मुझे, फिर मैं भूल जाता हूँ। 700 से 400। फिर उसके बाद क्या था, यूवी, वो था 400 से 1 नैनोमीटर। फिर 1 नैनोमीटर से 1 पिकोमीटर, और वो है स्मॉलर देन 1 पिकोमीटर। अब आ जाते हैं इस पे। अब लिखते चलो। सबसे पहले टॉपिक डालो रेडियो वेव्स। These are the electromagnetic wave of radio waves. टॉपिक डालो रेडियो वेव्स। These are the electromagnetic waves of longest wavelength, electromagnetic wave of longest wavelength है
और फ्रिक्वेंसी कैसी है? शॉर्टेस्ट। हाँ, मिनिमम फ्रिक्वेंसी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ एंड मिनिमम फ्रिक्वेंसी। इसके यूजेस लिखो, यूजेस ऑफ रेडियो वेव्स। यूजेस ऑफ रेडियो वेव्स, पहला टॉपिक नहीं, वैसे ही है, सीधा ही है। यूजेस ऑफ रेडियो वेव्स में इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन, इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम, इन रेडियो एंड टेलीविजन कम्युनिकेशन सिस्टम, ये पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट डाल दो इसको। सेकंड पॉइंट में डाल दो इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी, इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी, इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी। अच्छा, इसकी वेवलेंथ रेंज होती है 600 मीटर से 0.1 मीटर, हमने लिखी थी 0.1 मीटर से ज्यादा, तो इसकी रेंज होती है 600 मीटर। तो सोच लो आधे किलोमीटर की तो इसकी वेवलेंथ है। इन रेडियो एस्ट्रोनॉमी, ठीक है। वेवलेंथ रेंज हमने 0.1 मीटर से ज्यादा लिखी थी, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। फ्रिक्वेंसी भी लिख ली थी हमने, क्या लिखी थी फ्रिक्वेंसी बताना? रेडियो वेव 3 × 10⁹ हर्ट्ज। हाँ, ज्यादा, ठीक है। सोर्सेस लिखो इसके, कैसे प्रोड्यूस होती है रेडियो वेव। सोर्स तो जो सबसे पहले प्रोड्यूस करी थी सोर्स, वो कई लोगों ने प्रोड्यूस करी थी, उसमें मार्कोनी का नाम सबसे ज्यादा आता है ना। रेडियो की खोज किसने करी? मार्कोनी ने। जब बचपन में हमने पढ़ा था ना कि रेडियो खोज किसने करी, मार्कोनी ने, तो मुझे लगता था जो बाजार में रेडियो बिकता है ना, वो वाले रेडियो की खोज है। बाजार में जो रेडियो बिकता है उसको बनाया था मार्कोनी ने, जबकि मार्कोनी ने रेडियो वेव्स बनाए, ठीक है। और उसको मतलब प्रोड्यूस करा था और उसको रिसीव करा था। रेडियो वेव्स भेजी थी, एक जगह से भेजी थी और दूसरी जगह उसको रिसीव करा था। तो ये रेडियो वेव्स का सिस्टम बनाया था उसने, मार्कोनी ने। ऐसा कहते हैं कि निकोला टेस्ला ने बनाया था, पर मार्कोनी ने उसके वो चुरा लिए। पर निकोला टेस्ला ने क्या है, छोटी मोटी चीज तो ऐसे जाना जाता है। तो लिखो सोर्स ऑफ रेडियो वेव्स, सोर्स ऑफ रेडियो वेव्स में लिखो एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ चार्जेस इन कंडक्टिंग वायर्स, accelerated motion of charges, accelerated motion of charges in conducting wires, in conducting wires or oscillating circuits, or oscillating circuits। नेक्स्ट टॉपिक डालो डिस्कवर्ड बाय, नेक्स्ट टॉपिक डालो डिस्कवर्ड बाय मार्कोनी इन 1895, डिस्कवर्ड बाय मार्कोनी इन 1895। इसकी प्रॉपर्टीज लिखो, प्रॉपर्टीज टॉपिक डालो, प्रॉपर्टीज मार्कोनी इन 1895, तो इसका प्रॉपर्टीज टॉपिक डालो। प्रॉपर्टीज में लिखना रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन। देखो तीन है, चार प्रॉपर्टी है, 4-5, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड एक पोलराइजेशन है और एक और है, कौन सी है? तो इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन, DIFFRACTION, ठीक है। नेक्स्ट डालो माइक्रोवेव, खत्म, रेडियो वेव्स खत्म। नेक्स्ट टॉपिक डालो माइक्रोवेव। माइक्रोवेव से मुझे मोदी जी का वो याद आता भाषण। एक और वो भेजा था ना एयरक्राफ्ट, वहां पर क्योंकि हनुमान जी की तरह ऊपर से चले गए, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करवाई थी जब, तो उसमें उसके बाद ना
उन्होंने वो दिया था, क्या बोलते हैं उसको, इंटरव्यू दिया था। तो उस इंटरव्यू में वो वाली बात बता रहे थे कि उस समय कैसे हुआ था, क्या क्या सीन है। तो वो बोल रहे थे कि एयरक्राफ्ट, उस समय बारिश थी, बादल थे, तो हमने सोचा कि इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है, तो इस वजह से हमने एयरक्राफ्ट भेज दिया वहाँ पे स्ट्राइक करने के लिए। तो उसके बाद ट्विटर पे बहुत बुरी बेइज्जती होने लग गई, क्योंकि बादल और इन चीज़ों से वो छिपता नहीं है एयरक्राफ्ट, क्योंकि वो माइक्रोवेव्स जो होती हैं, पूरे रेडार सिस्टम जो होता है वो माइक्रोवेव्स का बना होता है, तो माइक्रोवेव्स पहचानते हैं उन चीज़ों को। तो बहुत ज़्यादा बेइज्जती सी हो गई थी उस समय। ज़बरदस्त ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई थी। तब जाकिर खान ने कमेंट भी करा था, बादल इम्पोर्टेंट है बाबू। उसका एक वो है ना कॉमेडी, उसमें बादल के बारे में बात करता है, तो वही वाला डायलॉग उसने चिपका दिया वहां पर। तो माइक्रोवेव्स हैं, दे आर द EM waves, they are the EM waves having wavelength having wavelength having wavelength बहुत घटिया सी इंग्लिश लिखी है, इसमें लिखा है हैविंग वेवलेंथ्स नेक्स्ट स्मॉलर टू रेडियो वेव्स, हैविंग वेवलेंथ 0.3 मीटर टू 1 मिलीमीटर है। ये सही से। ठीक है, यूजेस ऑफ माइक्रोवेव, जो यूजेस है ना वो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। यूजेस ऑफ माइक्रोवेव, तो पहला यूज लिखो, इन रेडार सिस्टम, in radar systems of in radar systems for in radar systems for aircraft navigation, एयरक्राफ्ट नेविगेशन, अब यही याद कर लियो, 2 नंबर पक्के। अनिल अब इन्हें को याद कर लियो बैठे बैठे क्लास में। यूजेस सबके, इन रेडार सिस्टम्स फॉर एयरक्राफ्ट नेविगेशन। सेकंड पॉइंट, in microwave ovens, in microwave ovens, इसके बाद प्रॉपर्टीज नहीं, सबसे पहले सोर्स लिखो, सोर्स बनता कैसे है, ये सोर्स रट रहे हैं, याद कर लेना, आते हैं सर। क्यों कह रहे आज तक तो आए नहीं। सोर्स, सोर्स है भाई ऑसिलेटिंग करंट, ऑसिलेटिंग करंट्स, ऑसिलेटिंग करंट्स, ऑसिलेटिंग करंट्स इन स्पेशल वैक्यूम ट्यूब्स, in special vacuum tubes like क्लेस्ट्रॉन्स, KLYSTRONS, क्लेस्ट्रॉन्स, कोमा मैग्नेट्रॉन्स, मैग्नेट्रॉन्स एंड गन GUNN, गन डायोड्स, गन डायोड्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में लिखो, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, DIFFRACTION, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। लिख लिया? इसके बाद लिखो डिस्कवर्ड बाय मार्कोनी,
in 1895. नेक्स्ट लिखो थर्ड इंफ्रारेड वेव्स। थर्ड लिखो इंफ्रारेड वेव्स। These radiations, infrared waves, these radiations lie, LIE, lie close to the low frequency, close to the low frequency or long wavelength, close frequency or long wavelength of the visible spectrum, or long wavelength of the visible spectrum। तो भाई विजिबल स्पेक्ट्रम के आसपास है, इंफ्रारेड विजुअल स्पेक्ट्रम के जस्ट ऊपर है ना। इंफ्रारेड वेव्स प्रोड्यूस्ड हीटिंग इफेक्ट। जितना भी हीटिंग इफेक्ट हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? इंफ्रारेड की वजह से हो रहा है। इंफ्रारेड वेव्स, हमें गर्मी लग रही है, हीटिंग इफेक्ट इंफ्रारेड है। हमारे शरीर से हीट निकलती है, वो इंफ्रारेड है। तब ऐसे गर्मी निकलती है, इंफ्रारेड है। ठीक है, जितना भी हीटिंग इफेक्ट है सब इंफ्रारेड है। तो इंफ्रारेड वेव्स है ना, वो कौन सी मूवी है यानी उसमें वो गायब हो जाता है, दिखता नहीं है कहाँ पे नहीं है। तो जो दूसरा वाला बंदा होता है वो हीट से पहचानता है दूसरे लोगों को। तो वो हीट, तो भाई वो गायब हो गया लेकिन शरीर से तो हीट निकल रही है। तो हीट से देखता है। एक उसमें एक मूवी में वो कैमरा लगा लेता है, वो चश्मा पहन लेता है उसका इंफ्रारेड वाला, तो वैसे गायब हो गया। लेकिन जहाँ जहाँ हीट निकलेगी वहाँ पे अलग ही वो बनेगा कि हाँ भाई यहाँ पर वो कोई ना कोई है, तो हीट से पहचान लेता है वो चश्मा लगा के। एक में वो कुत्ते वगैरह जैसी स्मेल रहती है वो स्मेल से पहचान लेता है। गायब हो गया तो क्या हो गया, स्मेल से पहचान लेगा। तो infrared waves produce heating effect, so they are closed, so they are also known as heat waves or thermal radiations. So they are also known as heat waves or thermal radiations. Uses, पेन नहीं चल रहा, देख पीछे पेन रखा होगा। चल रहा है। हाँ तो पीछे से ले ले पेन, पीछे रखे हैं। इसको नीचे रख लेना। हे भगवान, यहाँ से पेन निकालने में भी ना। हाँ, so they are also known as heat waves और thermal radiations. Uses, हाँ ये अच्छा यूज है इसका इंफ्रारेड का। तो कट गया सिलेबस से, पहले था ये चैप्टर, लास्ट वाले चैप्टर में पहला यूज है इन रिमोट कंट्रोल ऑफ ए टीवी और वीसीआर। इन रिमोट कंट्रोल ऑफ ए टीवी और वीसीआर, इन रिमोट कंट्रोल ऑफ ए टीवी और वीसीआर। अरे टीवी का रिमोट होता है वो, उसके आगे लाइट सी लगी रहती है, यूं करते हैं टक, या कोई सा भी रिमोट है अपने आसपास जो भी है, उसमें यही जो भी एलईडी वगैरह लगी रहती है। एलईडी तो मैं भूल गया, क्या ही टाइम हो गया पढ़ाए हुए। तो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, जाने कौन सा क्या होता है, कुछ तो होता है उसमें। तो वो डायोड होता है, ये जैसे रिमोट है यहाँ ऐसे वो लगा, तो यहाँ से
रेडिएशन जाती है, और जो टीवी होता है, टीवी में लगा होता है रिसीवर। टीवी में क्या लगा होता है? रिसीवर। नहीं, ये टीवी है, मान लो टीवी में रिसीवर लगाओ, तो आप बटन दबाओगे तो यहाँ से रेडिएशन जाएंगी, वो रिसीवर रिसीव करेगा, फिर जो भी काम होगा, चैनल बदलना है या आवाज़ बंद करनी है, आवाज़ कम ज़्यादा करनी है, सब यहीं से होगा। ठीक है। दिखती नहीं है रेडिएशन, इसलिए हमें ऐसा लगता है पता नहीं कैसे हो रहा है, पर बीच में कौन सी रेडिएशन है यहाँ पर? इंफ्रारेड रेडिएशन। कौन सी रेडिएशन है? इंफ्रारेड। अरे वो होता है, क्या बोलते हैं, मशीन काउंट, मशीन को काउंट, सॉरी, पैसे काउंट करने वाली मशीन। तो उसमें भी ऐसे ये एक तरफ होता है इंफ्रारेड छोड़ने वाली रेडिएशंस, एक होती है कलेक्ट करने वाली। तो ऐसे होते हैं, मान लो यहाँ से आ रही है रेडिएशंस ये वाली, और यहाँ है रिसीव करने वाली। अब क्या होगा, जैसे एक नोड आगे जाएगा तो वो रेडिएशन ब्लॉक होंगी तो पता लग जाएगा। वो काउंट, एक चीज़ होती है काउंट करने के लिए कि भाई कितनी बार रेडिएशन ब्लॉक हो रही है। पहली बार रेडिएशन ब्लॉक हुई तो नंबर लिखा जाएगा 1, दूसरी बार रेडिएशन ब्लॉक हुई नंबर लिखा जाएगा 2। तो ऐसे जो पैसे काउंट करने वाली मशीन होती है वो भी इन्हीं पर वर्क करती है। ठीक है। इसके बाद सिक्योरिटी चेक होगा कि भाई जैसे कहीं अक्षरधाम मंदिर या कहीं पे भी वहाँ अंदर घुसते हैं तो वो चेक करवाते हैं। तो चेक कराने से पहले जिस उसमें से घुसते हैं, एक तो वहाँ पे वही LCR सर्किट लगा होता है, एक ये भी लगा होता है। यहाँ पे लगे रहते हैं सारे क्या, LCR सर्किट नहीं, LCR सर्किट का अलग है, ऐसे जो भी यहाँ पे लगे रहते हैं ये इंफ्रारेड वाले, और इनके सामने लगे रहते हैं इसके रिसीवर। तो क्या होगा, जैसे तुम एंटर करोगे ये सारी रेडिएशंस को ब्लॉक करोगे। कितनी बार रेडिएशन ब्लॉक हो? एक बार, तो काउंट कर लेगा अंदर एक आदमी गया है, दूसरा गया, एक बार फिर से ब्लॉक हुई, फिर अंदर चले जाओ, दूसरा आदमी गया। तो ये रेडिएशंस को जितनी बार ब्लॉक करोगे उस हिसाब से काउंटिंग होती चली जाएगी। हाँ भाई, आज अक्षरधाम में इतने लोग आए, या आज मेट्रो में इतने लोग आए, क्योंकि ये काउंट करने वाली मशीन है। या यहाँ मॉल में इतने लोग आए, इस तरह से। एक बार हम वहाँ गए थे गुड़गांव SCRT में, उसके लिए कौन सा कंपटीशन होता है तुम्हारा, ये एग्जीबिशन वगैरह, हाँ साइंस एग्जीबिशन में। तो उसमें एक बच्चे ने, हम भी बच्चे ही थे 11वीं में, तो उन्होंने, किसी ने ये वाला बनाया हुआ था सिस्टम कि भाई ये ऐसे LED है और ये किसी पार्टी वगैरह में बाहर लगा सकते हैं, ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए लगा सकते हैं, आप चेक कर सकते हो घर में कितने लोग आए, कौन आया, कैसा आया। तो यार उस समय हम भी ऐसे ओंधे सीधे जवाब क्वेश्चन पूछते थे। तो मैं पूछ रहा कि उससे कि अगर कोई अपने बच्चे को ऐसे गोदे में ले जाके तब इसको ले जा रहा है अंदर, तो कितने काउंट करेगा, 1 या 2? तो उसका आंसर 1 ही है, 1 काउंट करेगा, क्योंकि एक बार ही तो ब्लॉक होगा। तो एक, तो उस समय नहीं पता था ना 1 काउंट करेगा या 2 काउंट करेगा। तो उससे पूछ रहे भाई 1 काउंट करेगा या 2 काउंट करेगा? तो इसका आंसर है 1 बार काउंट करेगा। ठीक है। तो इसमें यूज होते हैं सारे क्या, LED, और यहाँ पे इसका रिसीवर होता है। वो दोनों के दोनों उसी चैप्टर में थे। कौन से चैप्टर में? लास्ट चैप्टर, सेमीकंडक्टर में। वही LED, लाइट एमिटिंग डायोड, वो डायोड से बनते हैं ये दोनों चीजें। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। कहाँ तक लिखवा दिया हमने? uses in remote control. इन रिमोट कंट्रोल ऑफ ए TV और VCR। सेकंड लिखो इसका, सेकंड यूज, इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्क्यूलर कंप्लेंट्स। हीट थेरेपी देते हैं ना, हीट थेरेपी, मसल्स वो हो जाती है, स्ट्रेन आ जाता है, उसमें हो जाता है, तो हीट थेरेपी भी इंफ्रारेड से दी जाती है। अरे इंफ्रारेड कुछ नहीं है, कोई भी चीज गर्म करके सिकाई करोगे, इंफ्रारेड थेरेपी तो और क्या है। ये इंफ्रारेड ही है और क्या है। तो क्या लिखा, इन द ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर कंप्लेंट्स। नेक्स्ट लिखो थर्ड पॉइंट, इन रीडिंग द सीक्रेट राइटिंग्स, इन रीडिंग द secret writings on the ancient walls, secret writings on the ancient walls।
क्या वो होता है ना, इंक होते हैं, उसको गर्म कर देते हैं तो वो गायब हो जाता है, ऐसा कुछ होता है ना, इस तरह का भी इसमें होता है। नेक्स्ट है लास्ट, इन नोइंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इन नोइंग द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो भाई मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, कैसे उनका लैटिस स्ट्रक्चर है, किस तरह क्या रेंज है, सारे एटम्स, सोडियम कहाँ पर है, ये कहाँ पर है, वो कहाँ पे, इसके स्ट्रक्चर के बारे में पता लगाने के लिए हम यूज करते हैं इसका, इन नोइंग द लैटिस स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर। हाँ, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, लैटिस स्ट्रक्चर के लिए तो शायद एक्सरेज यूज करते हैं, जो भी है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, ये सारे यूजेस हो गए। इसके बाद लिखो सोर्स। सोर्स में आएगा हॉट बॉडीज, गर्म बॉडीज, एंड मॉलिक्यूल्स। हॉट बॉडीज एंड मॉलिक्यूल्स, अरे कोई भी चीज गर्म है तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स वाइब्रेट करेंगे, ऑसिलेशन कर रहे हैं भाई, ईएम वेव्स प्रोड्यूस होंगी। तो इस वाली रेंज में इसका डिस्कवर्ड बाय विलियम, ये क्या नाम है, हर्सेल, विलियम हर्सेल इन 1800, in 1800. Properties, heating effect, reflection, comma diffraction, reflection, diffraction, refraction, refraction, refraction. और next is propagation through fog, हाँ, FOG, fog क्या होता है, धुंध में, ठीक है। नेक्स्ट लिखो विजिबल लाइट, it is very small part of EM wave spectrum, it is very small part of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम या EM स्पेक्ट्रम। भाई छोटा सा पार्ट तो है, 400 से 700 नैनोमीटर का EM स्पेक्ट्रम। देखो अब तक चैप्टर पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड, इससे ये बना, उससे ये बना, और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और फाइनली बन गई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक छोटा सा पार्ट है लाइट। अब नेक्स्ट चैप्टर आएगा आपका लाइट, सीक्वेंस में चैप्टर चलता है, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आपका है लाइट। तो इट इज ए वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ EM स्पेक्ट्रम टुवर्ड्स विच ह्यूमन रेटिना, क्या एनिमल रेटिना भी सारे एनिमल्स को भी तो इसी में दिखता है, लेकिन ऐसा कहता है सांप को नहीं दिखता, पता नहीं, यूँ कहते हैं वो हीट सेंसिटिव होता है। टुवर्ड्स विच ह्यूमन रेटिना इज सेंसिटिव, तो हमारे आंखों को यही वाली लाइट दिखती है, टुवर्ड्स विच ह्यूमन रेटिना इज सेंसिटिव। द विजिबल लाइट emitted or reflected from the bodies, the visible light emitted or reflected from the bodies around us,
around us gives information around the world, about the world, around कह रहा हूँ, gives information about the world, WORLD। तो भाई कोई भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास है वो लाइट को क्या करता है, या तो एमिट करता है या फिर रिफ्लेक्ट करता है या एमिट करता है। जैसे ये दीवार है, ये क्या कर रही है, एमिट कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। और जो ये बल्ब है ये क्या कर रहा है, ये एमिट कर रहा है। तो जिसकी वजह से हमें चीजें दिखाई देती हैं और हम पूरे संसार के बारे में जान पाते हैं। यूजेस लिखो। It provides us information of world around us. It provides us the information of the world. It provides us the information of the world around us. It provides the information of the world around us. Next लिखो। It can cause chemical reactions. It can cause chemical reactions. अरे इतनी सारी रिएक्शंस होती हैं, लाइट में होती हैं, कई रिएक्शन होते हैं डार्क में होती है, तो कई रिएक्शन लाइट में होती हैं, सनलाइट लिखा रहता है। तो केमिकल रिएक्शन, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस को ये क्या करता है, अराइज करता है, मतलब कॉज करता है। इसके वजह से कई सारी केमिकल रिएक्शन हो जाती है। तो ये यूजेस हो गए। सोर्स लिखो इसका, सोर्स क्या है। सोर्स इसका हम पढ़ेंगे एटम चैप्टर में कि विजिबल लाइट कैसे बनती है। तुमने पढ़ा होगा बाल्मर सीरीज, पास्चन सीरीज, लाइमन सीरीज। तो बाल्मर सीरीज में बनती है लाइट, विजिबल लाइट, है ना। तो उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके हायर ऑर्बिट में चले जाते थे, तो जो वापस आते थे अपने उसी ऑर्बिट में तो एक्स्ट्रा एनर्जी लूज करते थे। और जो एनर्जी लूज करते थे वो किस फॉर्म में लूज करते थे, विजिबल लाइट के रूप में लूज करते थे। तो वहां से विजिबल लाइट बनती थी। तो लिखो सोर्स, लिखो सोर्स। विजिबल लाइट रेडिएटेड बाय एक्साइटेड एटम यानी वो एटम्स जिनके इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर हायर ऑर्बिट में चले गए, के सेल से एल सेल में चले गए, एम सेल में चले गए, ऐसे हुआ। या फिर एल सेल, सॉरी इसमें होता है एल सेल से एम में चले गए, एन में चले गए, ऐसा होता है। तो एक्साइटेड एटम्स इन आयोनाइज्ड गैस मतलब भाई हमने हीट दी, एनर्जी दी, तो उस एनर्जी की वजह से उसके इलेक्ट्रॉन निकल गए तो आयोनाइज बन गया। लेकिन उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन एक्साइट भी हो गए। ऐसा थोड़ी है, जो इलेक्ट्रॉन निकले हैं वो कौन से निकले हैं, वो वैलेंस सेल वाले इलेक्ट्रॉन निकले। लेकिन अंदर के सेल वाले इलेक्ट्रॉन निकले नहीं है, लेकिन वो हायर ऑर्बिट में चले गए। मान लो एम सेल से इलेक्ट्रॉन निकल गया, लेकिन एल सेल से इलेक्ट्रॉन निकला नहीं है, लेकिन एल सेल से इलेक्ट्रॉन एम में पहुंच गया, तो इसको बोलते हैं एक्साइटेड एटम हो गया, एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन हो गए इन आयोनाइज्ड गैस। एंड ये घटिया सा शब्द है, देख लो। एंड ये शायद ट्यूबलाइट वगैरह का कुछ का होता है ये। इन कैन बॉडीज, ठीक है, अच्छा लग रहा है इन, ठीक है। पता नहीं क्या, शायद कुछ पाउडर वगैरह सब कुछ होता है वो बॉडीज में, वो उसमें से लाइट्स निकलती हैं, ऐसा कुछ होता है जहां तक मुझे याद है। हाँ, फ्लोरोसेंट मटेरियल टाइप का, उसका भाई होगा। हाँ, प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन।
रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, हाँ राइट। क्या नाम है इसका, यतिंदर बुद्धवादी बता। नेक्स्ट लिखो अल्ट्रा वायलेट, ऊपर, हाँ ये दबा दे ऊपर की तरफ, आप चालू हुआ है। अल्ट्रा वायलेट लाइट, यूवी रेज है ना, अल्ट्रा वायलेट राइज लाइट लिखो इसके बारे में। दिस रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, this region of REGION, this region of electromagnetic spectrum has wavelengths shorter than visible light, shorter than visible light, and can be detected just beyond the violet end of the solar spectrum. Just beyond The violet, 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 एक ब्लू एंड एक रेड एंड हो गया, अरे विबग्योर में एक रेड एंड हो गया, एक वायलेट एंड हो गया, तो वायलेट वाला, वायलेट एंड ऑफ द सोलर स्पेक्ट्रम यूजेस and of the solar spectrum. यूजेस इन फूड प्रिजर्वेशन। तो भाई ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं फूड प्रिजर्वेशन वाला कई बार। इन फूड प्रिजर्वेशन, तो भाई खाने वाने में क्या डाल देते हैं, यूवी रेज डाल देते हैं, ठीक है, जिससे वो कई दिन तक, हाँ मतलब उसमें जितने बैक्टीरिया प्रिजर्व रहता है, जितने बैक्टीरिया वगैरह उनको किल कर देते हैं, फिर दोबारा बैक्टीरिया ग्रो होने में टाइम लगता है, तब तक वो सही रहता है फूड। तो इन फूड प्रिजर्वेशंस। सेकंड लिखो इन स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, इन द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सोर्स लिखो, सोर्स लिखो हाई वोल्टेज गैस, वो गैस जिसको हाई वोल्टेज पे रखा गया है, हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स, कॉमा, हाई वोल्टेज गैस डिस्चार्ज ट्यूब्स, कॉमा, आर्क्स ऑफ आयरन, ARCS, आर्क्स ऑफ आयरन एंड मर्करी, आर्क्स ऑफ आयरन एंड मर्करी, कॉमा, द सन, द सूरज, द सन है ना, सूरज से निकलती है ना अल्ट्रावायलेट रेज, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय रिटर, RITTER, डिस्कवर्ड बाय रिटर RITTER in 1800, in 1800, ठीक है। और इसके प्रॉपर्टीज लिख लो। इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, इफेक्ट ऑन फोटोग्राफिक प्लेट, कॉमा, प्लेट फोटोग्राफिक प्लेट, कॉमा, हाईली एनर्जेटिक, ये रेज होते हैं बहुत ज्यादा एनर्जेटिक, इनसे ज्यादा एनर्जेटिक होती है एक्सरे, उनसे ज्यादा होती है गामा रेज, पर इनको हाईली एनर्जेटिक बोल देते हैं, हाईली एनर्जेटिक। नेक्स्ट कॉमा, अगर पेपर में आ जाए हाईली एनर्जेटिक रेज तो गामा रेज पर ऑप्शन हो जब तो
टैनिंग ऑफ द ह्यूमन स्किन, इसलिए क्या लगाते हैं, वो लगाते हैं ना यूवी प्रोटेक्शन रेस, वो यूवी प्रोटेक्शन क्रीम लगाते हैं, सनस्क्रीन यूवी से बचाने के लिए। तो टैनिंग ऑफ द ह्यूमन स्किन, तो ह्यूमन स्किन को टैन करते हैं भाई ये यूवी रेज, नुकसान पहुंचाता है भाई, टैनिंग ऑफ द ह्यूमन स्किन। नेक्स्ट है फ्लोरोसेंस आयनाइजेशन, RESCENCE, क्या बोला मैंने, FLUORES, अरे RES बोल तो दिया, RESCENCE, फ्लोरोसेंस और कॉमा आयोनाइजेशन, आयनाइजेशन में भी यूज होता है, आयंस बनाने में यूज होता है। अब रह गया एक्सरेज और गामा रेज, वो मैं भेज दूंगा, फोटो लिख लेना, ठीक है। कल चैप्टर स्टार्ट करेंगे लाइट।